आयोजन में मैं इस देश की सांस, इस देश की सांसें इसलिए कि ये देश संविधान से चलता है और ये संविधान हम लोगों को किसने दिया? उससे बड़ा हम लोगों को इस देश के अंदर कुछ भी नहीं है। संविधान से बड़ा देश के लिए कुछ भी नहीं। उनके निर्माता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। सम्मानित मंच और जाजम सब एक है। आयोजनकर्ता ने व्यवस्था बनाने के लिए कुछ लोगों को हमको मंच पर बैठाया है। अपने ही परिवार के कुछ लोग इस जाजम पर बैठे। बस जिस दिन देश आजाद हुआ और संविधान हम लोगों को मिला, उसके बाद में देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर का हक, अधिकार, ये समानता हमारे संविधान की मूल आधार है। सबको बराबर का अधिकार ये देश का मूल आधार है। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे। चुनावों में अपने अपने प्रत्याशी के बारे में हर कोई आप लोगों के बीच में आकर बात करेगा। ये अधिकार हम लोगों को संविधान ने दिया और सबको बराबर का अधिकार है। जिस दिन ये संविधान सभा इस बात में चर्चा हुई, ये चुनाव है, इस चुनाव के अंदर कई लोग बड़े प्रभावशाली लोग हैं, कई लोग ताकतवर लोग हैं, कई लोगों के पास धन बल बहुत है। संविधान सभा के अंदर इस बात की चर्चा हुई कि इस चुनाव के अंदर हर किसी को बराबर का अधिकार मिलेगा। कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी पृष्ठभूमि का क्यों नहीं हुई, उनकी सबकी सीमाएं तय संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। तो क्या इस देश के अंदर आज ये हालात है? ईमानदारी से अगर इस देश में हालातों के बारे में कोई भी आकलन करे, संविधान की मूल भावना के आधार पर इस देश में चुनाव हो रहे हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम सब लोगों को दिए, ईमानदारी से उत्तर के नहीं। उस आधार के ऊपर आज इस देश के लिए चुनाव नहीं हो रहे। वो आधार की नींव हिल चुकी है। एक तरफ पूरा का पूरा इन बड़े पूंजीपतियों का धनबल, जिस धनबल को सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा जिस तरीके से इस धनबल को लूटा जा रहा है, और उस धनबल को इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और कोई नहीं बोल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। आज जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं किसी ने हम लोगों को भीख में नहीं दी। ये संस्थाएं हम लोगों को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से ये संस्थाएं दी है। किसी की खैरात में मिली हुई संस्थाएं नहीं है। उन संस्थाओं का क्या हश्र हो रहा है? आज चुनाव आयोग, जो बाबा साहब ने हम लोगों को चुनाव आयोग दिया, क्या इस देश में वो चुनाव आयोग है? ईमानदारी से कोई भी अगर इसका उत्तर ढूंढेगा तो उसका जवाब मिलेगा नहीं। जो बाबा साहब का दिया हुआ चुनाव आयोग का आधार था, वो आधार ही आज इस देश के अंदर खत्म हो चुका है और इस चीज के बारे में हम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे। 3 सदस्य बनाने के पीछे क्या सोच थी कि चुनाव आयोग का चयन देश की सरकार, विपक्ष के नेता और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक व्यक्ति जिसको नियमित किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी हो सकता, ये तीनों मिलकर चुनाव आयोग का गठन करेंगे। वो आधार ही आज हम लोगों का हिलाया नहीं गया, वो आधार खत्म कर दिया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब को याद करते वक्त तमाम बातों को हम लोगों की उसकी सुरक्षा कौन करेगा? जो व्यक्ति मन से
जय भीम बोल रहा है, उन पर ही जिम्मेवारी है कि इन सब चीजों की अपन लोग रक्षा करें, इन लोगों की सुरक्षा करें। तो ये भ्रम भ्रांति फैलाई जा रही है कि बाबा साहब सिर्फ सामाजिक न्याय तक सीमित थे। यह अज्ञानता है, अनजान है। अगर बाबा साहब को कोई ढंग से समझ ले तो सिर्फ बाबा साहब सिर्फ सामाजिक न्याय तक सीमित नहीं थे। इस देश के हर पहलू जो इस देश के अंदर कैसे देश चले, कैसे सुरक्षित रहे, बड़े बड़े उद्योगपति जरूर बने हैं, तो बाबा साहब ने अर्थशास्त्र के संदर्भ में उस वक्त जो जानकारी बाबा साहब को थी और अर्थशास्त्र के संदर्भ में हम सब लोगों के बीच में उन्होंने बात रखी, वो उस बात की हम लोग चर्चा नहीं करते। बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होगी जब 360 डिग्री के अंदर हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते के ऊपर जाएंगे, जब भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे को इस पूरे देश से शिकायत है, बाबा साहब ने जो हमको चुनाव आयोग दिया, उस चुनाव आयोग की नींव खत्म हो गई और हम लोग, ये देश मौन है। सही बात है, गलत बात है, आज आपके माध्यम से मैं पूरे देश के सामने ये बात रखना चाहता हूं। बाकी दूसरी संस्थाएं, तमाम जो दूसरी संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं जो है, चाहे सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, न्यायपालिका हो गई, आज क्या हालात बने हुए। न्यायपालिका के जो जजेस पूरी देश और दुनिया को जो बात बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं, और अपन सब लोग उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। भविष्य की पीढ़ी में इस देश के क्या व्यवस्था हम लोग छोड़ेंगे। तमाम बातें अगर हम लोग गहराई से सच्चाई तक नहीं पहुंचेंगे तो 53 वर्ष का तो मैं हो गया हूं, 20 साल बाद मैं रहूंगा नहीं रहूंगा इसकी 20 सेकंड से लेकर 20 वर्ष बाद तक। और बाबा साहब ने जो उस वक्त जो चीजों का समझा, आकलन किया, उस हिसाब से संविधान के निर्माण किया है, दुनिया के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता। मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोलूं। तो आज के वक्त में जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई है, ये तमाम चीजें कौन, और जो आप लोग हम लोगों को आपकी वोटों की ताकत से जनप्रतिनिधि बनाते हो, उन वोटों की ताकत का इस्तेमाल हम लोग कहां करें, यह सबसे महत्वपूर्ण बात। ये सवाल सबसे बड़ा है कि बाईतू के अंदर, बाईतू के लोगों ने मुझे विधायक बनाया पिछली दफा, इन 5 वर्षों के अंदर आप लोगों की दी हुई ताकत का इस्तेमाल कहां किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल। और इसका हक और अधिकार सबको। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, जैसे ही ये सरकार बनी, सरकार बनते ही उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जैसलमेर आते, जैसलमेर के अंदर तनोड़ माता के दर्शन करके रात को वहीं रुकते हैं, वहां रुकते हैं। और जब बाईतू के विधायक और जैसलमेर के विधायक रूपाराम जी से चर्चा करते हैं, तो उस दिन सिर्फ इकलौती जो बात उनके सामने रखी जाती है, इकलौती मांग रखी जाती है, दुनिया को नहीं बताया कि 2 अक्टूबर 2018 के जो कोई भी गलत मुकदमे हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, 2 अप्रैल उसको विड्रॉ करा जाए। इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं कि वहां जाकर आजकल जो फैशन हुई है कि मुख्यमंत्री के सामने तो कुछ और बातें करना और लोगों के कुछ और बातें बताना। लोगों को कुछ भी नहीं बताया, पर वो उस दिन ये बात, तार्किक बात, कम से कम आधा घंटा पैदल चल रहे थे हम लोग इस सड़क के ऊपर, आधे घंटे के अंदर कोई दूसरी बात नहीं करी, आधा घंटा पूरी की पूरी इस बात को समझाइश करी। कानूनन तौर के ऊपर मुमकिन है या नहीं मुमकिन है, वो तमाम पहलू, कानूनन पहलू भी रूपाराम जी और बाईतू के विधायक ने, जो बाईतू की जनता के और जैसलमेर की जनता ने जो ताकत दी है, उसमें समझकर और वो चीज करी और उसको विड्रॉ किया। ये 2 पक्ष है। एक पक्ष जो राष्ट्रवादी अपने आप को बताते हुए राष्ट्रवादी नहीं है, वो अलग बात है।
वो तो ये मुकदमे करवाना और बाकी सब चीजें वो मेरे से ज्यादा आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। और दूसरा पक्ष जो हम लोगों का था, उस दूसरे पक्ष ने उन तमाम मुकदमों को विड्रॉ किया। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने यह बात करी, मैं पूर्व वक्ता के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग पता करो, बायतू का विधायक आप लोगों ने मुझे बनाया। बायतू के अंदर सरकारी जमीन मेघवाल समाज को कितने बीघा और कहां का अलॉटमेंट हरीश चौधरी के विधायक के कार्यकाल में, और बाकी समाजों को कितनी जमीन कहां का, इसका फैसला आप लोग करें। अब ये भी बात आ गई कि भैया वो बताएगा कौन, ये भी बहुत बड़ी बातें हो गई है कि आजकल बताएगा कौन। तो बता मैं ही देता हूं, क्योंकि सवाल ही मेरे से पूछे जा रहे हैं। पाटौदी में एक सबसे कम जमीन, बायतू में तो जमीन 1 बीघा सरकारी नहीं है। बायतू के अंदर 1 बीघा जमीन नहीं है सरकारी। जो बायतू के अंदर हॉस्टल और बायतू के अंदर अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी अगर बन रही है तो वो भी खातेदारी के भूमि को दान कर कर करी जा रही है, इसलिए बायतू के अंदर 1 बीघा जमीन भी नहीं। उमेदाराम जी पधारे, मैं इनका स्वागत करता हूं। उसके बाद में सबसे कम जमीन सरकारी जमीन कहीं वो पाटौदी के अंदर, पाटौदी के अंदर एक नहीं, लेके ना आप पाटौदी के अंदर एक समाज की तरफ से 2 बार आवेदन हुआ, तो दोनों दफे मेघवाल समाज को जमीन के अलॉटमेंट। गिड़ा के अंदर पहले सबसे पहले किसी के जमीन का अलॉटमेंट हुआ, वो मेघवाल समाज के जमीन का अलॉटमेंट। वो भवन भी बन जाए, सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं, जहां कहीं भी मेघवाल समाज ने आवेदन किया है, चाहे वो कल्याणपुर हो, कल्याणपुर से बाहर निकलोगे तो सुमेरपुर हो, सुमेरपुर से बाहर निकलोगे तो ब्यावर हो, जहां कहीं भी आवेदन कर और मेरे पास बात आई, वो तमाम जगह मेघवाल समाज की जमीन का अलॉटमेंट। दुनिया पूछ रही कि क्या कराया आप लोगों ने। ये सवाल आज के समय में इन लोकसभा चुनाव के अंदर एक फैशन बन गया, क्या किया। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अनारक्षित सीट पर पहला कोई एससी के विधायक बनकर गए, वो रूपाराम जी मेघवाल। और वह किसकी ताकत से गई? वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की ताकत से गई, किसी की खैरात से नहीं गई। क्योंकि जो उनको सिखाया कि शिक्षित, शिक्षा की ताकत से वो घर में 2 वक्त का अनाज नहीं था, और वो सबसे बड़ा जो संदेश हम लोगों को था कि अगर शिक्षा शेरनी का दूध, तो वो कोई बकरियों के दूध की लाइन में नहीं लगे, शेरनी के दूध के लाइन में लगे, और वो शिक्षित होकर और विधानसभा के अंदर भी। हाँ, उस बात का भी ये विवाद करते हैं कि साहब आप लड़ाते हो। ये लड़ाना नहीं होता है, जिसके साथ में है उसके साथ ईमानदारी से मजबूती से खड़ा रहना होता है। कभी भी किसी 2 पक्ष को लड़ाना हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने नहीं, पर किसी का हाथ नहीं छोड़ना ये भी हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को सिखाया है, चाहे उसके लिए कितनी भी कुछ भी कीमत क्यों नहीं अदा करनी। हाथ पकड़कर चलना और आपस में लड़ाना, इसके अंदर अंतर। उन लोगों की सोच ये बताती है कि जब आपकी जरूरत पड़े, जब उनको साथ 2 कदम चल लो, और जब जरूरत नहीं पड़े तो उनका हाथ छोड़ दो।
ये चीज नहीं है। कहीं भी जब आवश्यकता पड़ी तो मजबूती से खड़े, किसी भी परिस्थितियों के अंदर। दुनिया कुछ भी बोलती गई, पर जहां भी जरूरत पड़ी उसमें। डेल्टा प्रकरण के अंदर उस वक्त जो परिस्थिति बनी हुई थी, उस परिस्थिति में मजबूती से उसके साथ में खड़े। वो डेल्टा तो हमारे बीच में नहीं रही, उसका नाम अमर कैसे रह सके? जब आप लोगों ने कलम मेरे हाथ में दी, उसका नाम अमर कैसे रह सके हुए? उसके नाम से राजस्व गांव बनेगा, बड़े बड़े लोगों के नाम से नहीं बनेगा। वो संघर्ष उस पीड़िता का नाम से बनाया जिसके साथ व्यवस्थाओं ने अन्याय किया। वो चाह रही थी मैं उड़ान भरूं, काबिल बनकर उड़ान भरूं, इस देश को आगे बढ़ूं। उसके सपनों को जिन्होंने ढूंढा, उनको ये संदेश देने के लिए कि कोई भी बच्ची जो उड़ना चाहती है, इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है, उसको आप रौंद नहीं सकते हो। वो संदेश देने के लिए डेल्टा के नाम से राजस्व गांव बना। कोजाराम के साथ अन्याय हुआ, उसके घर पर गया। जहां भी उससे पहले पैरवी करने की आवश्यकता पड़ी तो पैरवी की। ये दो संस्कृति बन रही है इस समाज के अंदर। वो सबसे चिंताजनक है। जो फंडिंग बात कर रहा हूं मैं, जो पैसा इकट्ठा कर कर, इस पैसा हम लोगों के पास कम जरूर है, पर संख्या हम लोगों के पास बहुत। एक संस्कृति बन रही है कि जो करोड़ों रुपए जिन लोगों के पास है, वो पैसा जो अन्याय कर रहा है उनको देना। और उससे भी गलत संस्कृति ये बन रही है, वो पैसा दे रहा है उसका महिमा मंडल करना। कम पैसा जरूर है, मैं दुनिया को कहना चाहता हूं, पर अन्याय करने वालों के साथ भी वो पैसा नहीं। ये संदेश देने के लिए कोजाराम के घर में जाकर और जितना कितना भी संभव हुआ खुद की तनख्वाह के पैसा कोजाराम के परिवार को दिया, ये संदेश देने के लिए कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, कि जो गलत करने वाले हैं उनके रक्षा करने के लिए, उनके साथ देने के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और उस पैसा इकट्ठा करने का भी महिमा मंडल कर रहे हैं। क्या ये सही है, क्या गलत है, इसका फैसला सिर्फ मैं एक बार समाज को नहीं कह रहा हूं, मैं बाड़मेर जैसलमेर के 36 कौम को ये बात कह रहा हूं। न्याय और अन्याय के अंदर न्याय की तरफ खड़ा रहना चाहिए, अन्याय की तरफ खड़ा रहना चाहिए। इसका फैसला 36 कौम का। कभी भी आवश्यकता पड़ी, सिर्फ यही नहीं, यहां से बाहर जालौर जिले के अंदर भी कुछ हुआ तो सबसे पहले पहुंचने वाले। कभी भी उस वक्त तराजू लेकर वोटों की ताकड़ी नहीं रखी कि वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे, कभी भी ये सोच नहीं। चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते भी हैं, हारे हैं, वोट कम भी मिले ज्यादा भी मिले, पर वोटों के माध्यम से आप लोगों से संबंध नहीं रखा। पिछला बाइटू का चुनाव था, वोट कम मिले, किसी को भी किसी मंच द्वारा मैंने इस बात का उल्लेख तो क्या मन के अंदर भी नहीं रखा। इस बार आपने छप्पर फाड़ कर दी। मैं हरीश चौधरी नहीं बदला। वोट ज्यादा मिले जब भी हरीश चौधरी वही था, कम मिले जब भी हरीश चौधरी वही था, आज भी हरीश चौधरी वही हो। और नवला राम जी हमारे पड़ोसी, और मिट्टी में मिलूंगा इनके पड़ोस के खेत में। ख्वाहिश नहीं है भाई दाग मेरे को उस खेत में देना नवला राम जी, उस खेत में मिट्टी में मिलूंगा, उस दिन भी हरीश चौधरी वही रहेगा। मेरे को और बात दिया जाता है, कहीं मैं समझौता में जाता हूं, मनाने जाता हूं, उस दिन मुझे ये और बात दिया जाता है, हरीश तुम मेघवाल लोग का पक्ष रखता। इकलौता और बात ये है, मैंने कहा कभी अन्याय उन लोगों ने नहीं किया, मैं कैसे उनके पक्ष में खड़ा नहीं। कभी भी उन्होंने ये बात मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर ये बातें मैं पूरे के पूरे नाम से लूंगा तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी, और ये हम लोगों की जिम्मेवारी भी है। इसके अलावा कोई ओढ़वा नहीं, कोई भी दूसरा ओढ़वा नहीं। मैंने कहा ओढ़वा आपको मंजूर है, पर मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए फिर मैंने पिछले 2 बार और आज तीसरी बार मैं ये कह रहा हूं, किसी भी परिस्थितियों के अंदर हरीश चौधरी हाथ नहीं छोड़ेगा। मैं राजनीति में नहीं रहूं,
चाहे चुनाव नहीं लड़ूं, ये मंजूर है, पर मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ पकड़ा, पर जब समय आया तो बड़े लोग कहां चले गए वो मुझे पता है। और मैंने अभी तक हाथ भी आम लोगों का हाथ बहुत कम पकड़ कर रखा, उसमें भी लोगों को तकलीफ कि बड़े लोगों को बहुत चीजें चाहिए, अपन लोगों को जो संविधान में हम लोगों को अधिकार दिया है, संविधान में हम लोगों को हक दिया है, सिर्फ वहां तक भी हम लोगों के लिए। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, पहले भी आप लोगों ने बहुत मदद करी, उस बवंडर उस सुनामी में भी जमानत बचाने के लिए आप लोगों ने मजबूती से मेरी जमानत बचाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़ा कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया कह रही है। आज तो अपने को जमानत बचाने का संघर्ष नहीं है, आज तो अपन कितने लाख वोट से जीते हैं वो संघर्ष है। ये इतिहास बनाकर दुनिया को हम लोगों को बताना है, और वो कौन इतिहास बनाएगा, वो आप लोग ही इतिहास बनाएंगे। हम लोगों के पास मैंने राजनीतिक जीवन के अंदर कभी घोषणा नहीं करी, कोई वादा नहीं किया, आज भी मैं कोई घोषणा और वादा नहीं कर रहा हूं, पर एक बात में विश्वास जो मैंने पहले दिलाया वो अभी वापस दिला रहा हूं, मैं जिंदगी भर आप लोगों का हाथ नहीं छोड़ा, कोई भी कीमत नहीं चाहिए। ये एमएलए फंड दूसरी चीजें प्रतिशत तक का आप सीमा नहीं रखो, उस प्रतिशत से ज्यादा पहले भी लिया है और भविष्य में लेंगे, उसकी गिनती गणना लोगों को बीच में नहीं रखो, पहले भी लिए हैं भविष्य में भी लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हर दृष्टिकोण से ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो दुनिया कई प्रकार के सवाल करती है, सिर्फ एससी के लिए नहीं करती है, दुनिया ये करती है कि देखो इन मुसलमानों के साथ क्या किया, ये बातें भी आती है। अच्छी तरह से उनको पता है इन मुसलमानों को इतिहास के अंदर पहली दफे अगर कैबिनेट मंत्री बने तो पिछले 5 वर्षों के अंदर बने, वो बात का उल्लेख नहीं करते। और वो किसकी ताकत से, वो आपसी ताकत में आपसी सामंजस्य से बने। मुसलमानों ने मेघवालों को वोट दिया, मेघवालों ने मुसलमानों को वोट दिया, व्यक्ति तो एक ही आ सकता है। आज उपराम जी मेघवाल एक व्यक्ति है, इनका एक जाति है, पर सहयोग 36 कौम ने दी। तो ये सवाल खड़े कर ये क्या करना चाहते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, इस मंच द्वारा कहना चाहता हूं, क्या मुद्दों की बात करो, सिद्धांत की बात करो, और जो ये थार आगे बढ़ चुका है, क्योंकि ये सामाजिक मंच में आज ही उन लोगों को कई और बातें बताऊंगा। ये पूछ रहे हैं बाड़मेर आगे बढ़ता, बाड़मेर उनको भी मैं आज बताऊंगा कि बाड़मेर किसके वक्त कितना आगे बढ़ा, और आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो, ये थार आगे बढ़ते हुए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आगे अपन लोग चंद कदम आगे बढ़े हैं, अपनी मंजिल बहुत आगे। अलग बात है पिछले 10 वर्षों के अंदर हम लोगों को रोका गया, ये बात मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात हकीकत और आंकड़े अपने आप ही दर्शाते हैं कि 10 वर्षों के अंदर जो 5 वर्ष आपने आपकी ताकत से जब लोकसभा का सदस्य बनाकर मुझे भेजा, उससे पिछले 10 वर्षों के अंदर जो आगे बढ़ना था वो इन्होंने रोका है। और उमेदाराम बेनीवाल को आप अपनी ताकत से भेजोगे तो उसी रफ्तार से वो बढ़ता हुआ और उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं।